नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चाचा चाची एक्सीडेंट में मर गए। उनकी बेटी महक हमारे साथ रहने लगी। जब से वो आई थी, मेरी भाभी और बहनें कोई काम ना करती और मज़े से सोती रहती, और महक छत पर बने चूल्हे पर 15 लोगों के लिए रोटियां बनाती तो उसकी हालत ख़राब हो जाती। तो मैं भाभी से कहता उसके साथ हाथ बटा दिया करे, तो वो कहती महक हमें कोई काम नहीं करने देती। इतना सुनकर महक आंखों में आंसू लिए बोली, मैं खुद इन्हें काम नहीं करने देती। एक दिन उसकी तबीयत ख़राब थी तो मैंने सोचा महक का हाथ बटा दूं। तो जैसे ही मैं छत पर गया तो सामने का दृश्य देखकर मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि हमारे चाचा चाची गांव में रहते थे। माँ से मिलने शहर बस में आ रहे थे कि उनकी बस पलट गई। बस के हर एक मुसाफिर अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। मेरे चाचा चाची भी इसी हादसे का शिकार हो गए थे। चाचा चाची की बस एक ही बेटी थी महक। मेरी माँ और पापा गांव गए थे उनका क्रियाक्रम करने के लिए, लेकिन जब वापस आए तो उनके साथ महक भी थी। वो मुझसे शायद 1 साल ही बड़ी होगी। वो 18 साल की थी और मैं 17 साल का था। उसने हाथों में अपना छोटा सा बैग पकड़ा हुआ था और सिसकियों से रोए जा रही थी। बार बार मेरी माँ के गले लगकर कहती थी कि बड़ी माँ, मुझे माँ बाप क्यों अकेला छोड़ गए। मेरी माँ उसे तसल्लियाँ देने लगी। मेरी भाभी ने ही उसे खाना पानी ज़बरदस्ती खिलाया पिलाया था। वो तो गम से इस कदर निढाल थी कि कुछ खा पी भी नहीं रही थी। उसे देखकर मुझे दुख तो बहुत हो रहा था, लेकिन मैं बस कुछ हमदर्दी के शब्द ही बोल पाया था। मेरे 2 भाई थे जो शादीशुदा थे, 2 बहनें भी थी। एक की शादी हो चुकी थी और एक अभी कुंवारी थी। माँ उनके लिए रिश्ते देख रही थी। मैं सबसे छोटा था। कुछ दिन तो महक को सब तसल्ली देते रहे, लेकिन फिर उसे भाभी कहने लगी कि इस तरह से तो तुम हर समय परेशान रहोगी, तुम्हें अपने आप को घर के कामों में व्यस्त कर लेना चाहिए। वो कहने लगी कि मैं गांव में पढ़ती थी, हमारे गांव में कॉलेज भी थे, लेकिन किसी ने भी उसके इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। भाभी कहने लगी कि पढ़कर तुमने क्या करना है, घर के कामकाज ही तो करने हैं। मेरी माँ कहने लगी कि मेरी दोनों बेटियां 10वीं तक पढ़ी हैं, एक की तो मैंने शादी कर दी, अब दूसरी का भी रिश्ता देख रही हूँ। हमारे यहाँ ज़्यादा पढ़ाई को अहमियत नहीं दी जाती थी, लड़कियों को तो बस घर के कामकाज ही आने चाहिए। महक चुप हो गई थी, लेकिन उसे देखकर मुझे ये महसूस हुआ जैसे उसे पढ़ाई करने का बहुत शौक था। फिलहाल मैंने अपनी माँ से कहा कि आप इसे पढ़ने दें, अगर चाचा चाची जिंदा होते तो ज़रूर इसे शिक्षा दिलवाते। मेरी माँ मुझे डांटने लगी कि तुम्हें इससे ज़्यादा हमदर्दी करने की ज़रूरत नहीं है। अरे लड़कियों को पढ़ लिख कर कौन सी नौकरी करनी होती है, चाहे 10 पढ़े, 14 पढ़े या 16 पढ़े, घर के काम ही करने होते हैं। तुम्हें अभी इन बातों का नहीं पता। मैं अपनी माँ की बात सुनकर चुप सा हो गया। धीरे धीरे घर के सारे काम महक करने लगी। मेरी भाभी उस पर रौब जमाने लगी, कहती महक आटा अच्छे से गूंदना। दूसरी वाली कहती ऐसा करो, रोटी के साथ साथ चावल भी बना लेना, मेरे बच्चे चावल शौक से खाते हैं। मेरी बहन कहने लगी कि शाम की चाय की जिम्मेदारी भी महक के ऊपर ही डाल दीजिए, वो अच्छी चाय बनाती है। गर्मियाँ शुरू हो चुकी थी और हमारा चूल्हा छत पर बनाया गया था और दोनों टाइम की रोटी की जिम्मेदारी महक पर थी। वो आटा गूंथ कर छत पर चली जाती। 2 घंटे बाद जब वापस आती तो बेहाल हो जाती। नीचे आती तो खाना लगाना पड़ता था। सब लोग खाना खाते और अपने अपने कमरों में चले जाते। वो सबके जूठे बर्तन उठाती और किचन में रखकर बर्तन धोने लगती। अभी बर्तन धोकर फ्री होती थी कि पापा उससे कहते थे महक पुत्र जरा चाय बना दे। वो चाय का कप पापा को देती। रात के 12 बज जाते थे। सबके बिस्तर चारपाइयाँ आंगन में बिछाते बिछाते फिर जाकर उसके सोने की बारी आती थी। सुबह जब मैं कॉलेज जाने के लिए उठता तो वही मुझे नाश्ता बनाकर देती थी। बाकी सब सो रहे होते थे। एक दिन मुझसे कहने लगी कि अपनी पुरानी किताबें मुझे दे देना। मैंने कहा तुम क्या करोगी? वो कहने लगी कि मैं पढ़ूंगी। मैंने कहा कि तुम्हारे पास टाइम होता है पढ़ने का? वो कहने लगी टाइम मैं निकाल लूँगी, बस तुम अपनी पुरानी किताबें मुझे दे दो। मैंने उसे अपनी पुरानी किताबें दे दी, लेकिन मेरी भाभी 1 मिनट भी उसे टिकने नहीं देती थी। यहाँ तक कि अपने बच्चों का फीडर तक महक से बनवाती थी कि तुम बनाकर ला दो। मुझे हैरत यह होती थी कि माँ भी उन्हें रोकती टोकती नहीं थी। एक बार मेरी बहन को देखने के लिए कुछ लोग आए थे, लेकिन जब उन्होंने महक को देखा तो मेरी बहन की बजाय महक का रिश्ता मांगने लगे। यह देखकर मेरी माँ को बहुत बुरा लगा था और मेरी बहन बिल्कुल गुस्से के मारे महक को बुरा भला कहने लगी और माँ से कहने लगी कि ये जानबूझकर उन लोगों के सामने आई थी ताकि अपने हुस्न के जलवे दिखा सके। माँ जब तक ये इस घर में है मुझे नहीं लगता कि मेरा रिश्ता होगा। मैं वहीं बैठा था, अपने नोट्स तैयार कर रहा था। तभी मैंने कहा माँ खुदा से डरो, क्यों इस बेचारी लड़की पर इल्ज़ाम लगा रही हो? मेरे सामने तुमने खुद ही इससे कहा था कि चाय लेकर अंदर आ जाना, और अब अगर वो महक को पसंद करके चले गए हैं तो तुम इस पर इल्ज़ाम लगा रही हो। मेरा यह कहना था कि आप ही मुझ पर ही गुस्सा करने लगी। कहने लगी तुम चुपचाप रहो, तुम्हें क्या पता कि ये कितनी चालाक है।
ये अच्छी तरह से मुँह धोकर आंखों में मोटा मोटा काजल लगाकर उन लोगों के सामने आई थी। मैंने कहा, आप ही घर में जब कोई मेहमान आता है तो सभी तैयार होते हैं, भाभीियों ने भी तो मेकअप करके रखा था ना। वो कहने लगी, तुम क्यों औरतों के मामले में बोल रहे हो, तुम्हें जब इस लड़की का पता ही नहीं है। तो मेरी माँ कहने लगी, तुम चुपचाप नहीं रह सकते, और जब तक सिया की शादी ना हो जाए मैं इस महक की बच्ची की शादी थोड़ी करूँगी। मेरे बड़े भाई कहने लगे, क्या ज़रूरत पड़ी है इसकी शादी करने की, अरे 3-4 साल ऐसे ही रहने दें, पहले घर के कामकाज तो अच्छे से सीख ले। इन्हीं दिनों मेरी बड़ी बहन प्रेग्नेंट हो गई तो उसके ससुराल वालों ने भी उसे मायके भेज दिया। मेरी बहन तो बिस्तर से नीचे पैर भी नहीं रखती थी, पानी तक महक से अपने बेड पर ही मंगवाती थी। कहती थी, डॉक्टर ने कहा है कि आराम करो, और मैं यहाँ आराम करने के लिए आई हूँ। पूरा दिन दीदी घनचक्कर बनी रहती, कभी कोई आवाज़ लगाता तो कभी कोई आवाज़ देता। कभी माँ कहती, मेरे पैरों की मालिश कर दो, कभी बड़ी बहन कहती कि मेरा सर दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है। कभी भाभियाँ कहती, महक की बच्ची तुम्हारे भाई आने वाले हैं, अभी तक तुमने रोटियां नहीं बनाई, बड़ी काहिल हो। हर वक्त सब महक को बातें सुनाते रहते और काम भी करवाते रहते। एक बार मैं सो रहा था कि रात में मुझे सिसकियों की आवाज़ आने लगी। मैं उठकर बैठ गया। मैंने देखा तो महक की चारपाई खाली थी। मैं जब सिसकियों की आवाज़ का पता करने स्टोर रूम तक पहुंचा तो देखा वो किताब अपने सामने रखे मोमबत्ती जलाए रो रही थी। मैंने कहा, तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रही हो, सोना नहीं है क्या? तो वो कहने लगी कि पूरे बदन में बहुत दर्द है, आंगन में सोया नहीं जा रहा है। मैंने कहा, तो किताब क्यों लेकर बैठी हो? वो कहने लगी, पूरा दिन टाइम ही नहीं मिला, इसलिए सोचा थोड़ा पढ़ लूँ, लेकिन सर में दर्द है और बदन में भी मुझे दर्द महसूस सा हो रहा है। उसका चेहरा बहुत उतरा हुआ था। मैंने जब उसकी नब्ज पर हाथ रखा तो वो तो तेज़ बुखार से तप रही थी। मैंने कहा, तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। वो कहने लगी, शायद यही वजह है कि मेरे जिस्म में बहुत दर्द है, सर्दी भी लग रही है। मैंने फ्रिज खोला और वहाँ से दूध का एक गिलास लिया, उसे गर्म करके महक को दे दिया। ये देखकर वो मुझे कुछ देर के लिए गौर से देखने लगी, फिर कहने लगी कि बड़ी माँ सुबह डांटेगी कि दूध किसने पिया है। मैंने कहा कि मैं कह दूंगा कि मैंने पिया था, इस टाइम तुम्हें इसकी ज़रूरत है। मैंने उसे दूध पीने के लिए कहा और साथ में एक बुखार की दवा भी दे दी। वो दवा खाकर सो गई। सुबह सब महक महक आवाज़ें लगा रहे थे, लेकिन वो बुखार की वजह से उठ नहीं पा रही थी। मैं अपने कॉलेज चला गया। जब वापस आया तो उसे बर्तन धोते हुए देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ। वो बार बार बर्तन धोते हुए अस्तिनियों से अपने आंसू पोंछ रही थी। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार था। वो कहने लगी, क्या फ़र्क पड़ता है, काम तो करना है ना। मैंने कहा, क्यों नहीं फ़र्क पड़ता, कोई भी हमारे घर में बीमार हो वो काम नहीं करता, तुम क्यों कर रही हो? चलो उठो यहाँ से। मैंने उसके हाथों पर पानी डाला जो कि झाग से भरे हुए थे, फिर उसका हाथ पकड़कर उसे चारपाई पर लिटा दिया। जब भाभी ने देखा तो कहने लगी, ये तुम इसे बिस्तर पर क्यों लिटा रहे हो? मैंने कहा, भाभी आपको दिखाई नहीं देता महक को इतना तेज़ बुखार है। वो कहने लगी, तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है इससे। मैंने कहा, जब आपको दिखाई नहीं दिया तो मुझे तो हमदर्दी करनी ही पड़ेगी ना। जब आपको बुखार होता है तो आप भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि तुम्हारी बड़ी जबान चलती है इसके लिए। तो मैंने कहा, जी हाँ। खैर कुछ देर बाद ही मेरी बड़ी बहन महक को आवाज़ें देने लगी। कहने लगी, महक की बच्ची बहरी हो गई है, मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देती, मुझे नाश्ता बना कर दो। मैं अपनी बड़ी आपी के कमरे में चला गया। वो बिस्तर पर लेटी फ़ोन पर अपने शौहर से बातें कर रही थी। मैंने कहा, अब आपको ऐसी भी कौन सी बीमारी हो गई है कि आप अपने लिए चाय तक नहीं बना सकती? वो कहने लगी, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? मैंने कहा, प्रेग्नेंट होना कोई बीमारी तो नहीं है। प्रेग्नेंट बहुत सी औरतें होती हैं, बल्कि शादी के बाद ज़्यादातर तो औरतें प्रेग्नेंट ही होती हैं, तो घर के काम छोड़कर बिस्तर संभाल कर बैठ जाती हैं। मेरी बात सुनकर आप ही कहने लगी, तुम्हारी ज़्यादा जबान नहीं चलने लगी, चलो जाओ और महक से कहो मुझे नाश्ता बना कर दे। मैंने कहा, वो आप लोगों की नौकरानी नहीं है, महक को बहुत तेज़ बुखार है, आप लोगों को जरा भी एहसास है उस लड़की का? इतने में मेरी माँ भी आ गई। वो कहने लगी, तुम्हें क्यों इतना एहसास हो रहा है? अरे सुबह मैंने उसे नाश्ते के बाद दवाई दे दी थी, बुखार उतर गया था उसका। वो जरा से बुखार पर बहाने बनाकर लेट जाती है और तुम ज़्यादा उससे हमदर्दी ना दिखाया करो, समझे ना। मेरी माँ उल्टा मुझे ही डांटने लगी। मेरी छोटी बहन जो मुझसे बड़ी थी, सिया, वो कहने लगी, माँ इसको ज़रा संभाल कर रखें, इसे बड़ी हमदर्दी हो रही है उससे, महक बड़ी चालाक है, कहीं इसे अपनी अदाओं में फंसा ना ले। मैंने कहा, आप ही कुछ तो सोच समझकर बात किया करो। मैं घर में सबसे छोटा था, इसलिए मेरी बात की कोई भी अहमियत ना थी। बुखार में भी महक से सारे काम करवाए गए, बर्तन यहाँ तक के चूल्हे पर रोटियां भी उसी से बनवाई गई। रात को जब वो रोटियां बनाने के लिए ऊपर गई तो थकान से चूर थी, बुखार से आंखों में बार बार पानी आ रहा था, शायद रो रही थी। ज़रूर अपनी किस्मत को कोस रही होगी कि अगर उसके माँ बाप जिंदा होते तो कभी भी उसकी ज़िंदगी ऐसे जहन्नुम ना बनी होती। चाचा चाची तो उसका बहुत ख्याल रखते थे, अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, अपने माँ बाप की मोहब्बत की हकदार भी थी।
मुझे याद आने लगा कि चाचा चाची महक के कितने नखरे उठाते थे। एक गहरी ठंडी आह भरकर मैंने सोचा कि मुझे भी छत पर जाकर उसकी मदद करवानी चाहिए। किसी और को तो उस पर जरा भी तरस नहीं आता। लेकिन जैसे ही मैं ऊपर गया तो सामने का मंजर देख के मेरे होश ही उड़कर रह गए थे। देखकर मैं भागता हुआ उसके पास पहुंचा था। देखा तो तवे पर रोटी जल चुकी थी। मैं महक महक कहकर उसे उठाने लगा, लेकिन वो अपने होशोहवास में नहीं थी। मैं छत से नीचे झांककर माँ को पुकारने लगा, अपनी भाभी को पुकारने लगा। सभी छत पर आ गए थे। महक को बेहोश देखकर सब परेशान हो गए। कोई पानी के छींटे उसके मुंह पर मार रहा था तो कोई कुछ कर रहा था, लेकिन उसे होश नहीं आ रहा था। फिर भाभियाँ और मेरी माँ उसे बड़ी मुश्किल से उठाकर नीचे लेकर गई और चारपाई पर लिटा दिया। और वह बुखार से कांप रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बार बार कभी अपनी माँ को पुकारने लगती तो कभी अपने पापा को कहने लगती कि आप मुझे क्यों अकेला छोड़कर चले गए, मुझे भी अपने साथ ले जाते। उसकी ये हालत देखकर मुझे तरस आ रहा था, लेकिन मेरे घर वालों के दिल में अभी भी उसके लिए कोई रहम ना था। माँ ने सुबह होते ही उससे कहा कि तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई। कुछ दिन डॉक्टर की दवा खाने से वो ठीक हो गई थी, लेकिन फिर सारे के सारे काम उसी के सर पर थे। वक्त ऐसे ही गुजरने लगा। छोटी बहन के लिए जो भी रिश्ता आता वो महक को देखते तो महक के लिए रिश्ता मांगने लगते। काफ़ी अच्छे घरानों से उसके रिश्ते आ चुके थे, लेकिन मेरी माँ की वही जिद थी कि वो सिया से पहले महक की शादी नहीं करेगी। मेरी बड़ी बहन अपने घर जा चुकी थी। इन्हीं दिनों एक रिश्ते ने आप ही को भी पसंद कर लिया। मेरी माँ बहुत खुश थी और शादी की तैयारियों में लगी। सारी तैयारियां महक ने की थी। उसके लिए जोड़े तक उसी ने टाँके थे, कपड़ों में कढ़ाई तक माँ ने उसी से करवाई थी। मुझे उस बेचारी पर बड़ा तरस आता था। अब तो उसकी आंखों के नीचे काले निशान पड़ने लगे थे। चेहरे की रंगत भी गोरी नहीं रही थी, बल्कि पीली पड़ने लगी थी। पता नहीं कब तक उसके साथ ये जुल्म होना था। मैं ये सब पूछना चाहते हुए भी बर्दाश्त कर रहा था। मुझे पता नहीं लगा कि कब मेरे दिल में महक के लिए एक अलग सी फीलिंग आने लगी। मुझे वो अच्छी लगने लगी। मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी कब प्यार में बदल गई मुझे पता नहीं चला। हालांकि वो मुझसे 1 साल बड़ी थी, लेकिन मैं उससे प्यार करने लगा था। मुझे बस इस बात का इंतज़ार था कि मैं पढ़ाई पूरी करके अपनी नौकरी कर लूँ तो पापा से कहूँगा कि वो मेरी शादी महक से करवा दे। जैसे ही मेरी पढ़ाई का सिलसिला ख़त्म हुआ, मेरी नौकरी भी लग गई। हमारे शहर से बस कुछ घंटे की दूरी पर ही ऑफिस था, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठकर जाता और शाम को ऑफिस बंद होने के बाद रात तक वापस घर लौट आता था। एक बार जब मैं घर पर आया तो मेरी माँ ने मिठाई मेरे मुंह में डाल दी। कहने लगी, मुबारक हो, महक का रिश्ता तय हो गया है। यह सुनना था कि मुझे वो मिठाई जहर लगने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने मेरा हलक कड़वा कर दिया हो। मैं हैरत से अपनी माँ को देखने लगा, लेकिन चुप हो गया कि उसका रिश्ता तय हो चुका है। हैरत मुझे उस वक्त हुई जब मुझे ये पता चला कि मेरी माँ ने जहाँ उसका रिश्ता तय किया है वो 55 साल का बुढ़ा है। उसकी बीवी मर चुकी थी, उसके बच्चे शादीशुदा थे और उसे संभालने वाला कोई नहीं था। इसलिए मेरी माँ ने महक का रिश्ता उसके साथ तय कर दिया है। उस रात स्टोर रूम में महक रो रही थी। मैं भी बहुत परेशान था। मैं स्टोर रूम में गया तो वह मुझे देखकर और भी ज़्यादा रोने लगी। कहने लगी, अमन मैं यहाँ शादी नहीं करना चाहती। मैंने कहा कि तुम रो मत, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। मैं सुबह माँ से बात करूँगा। वो कहने लगी कि किसी तरह से भी मेरी ये शादी रुकवा दो, मुझे यहाँ शादी नहीं करनी। सुबह जब यह बात मैंने अपनी माँ से कही तो वो मुझे डांटने लगी। कहने लगी, तुम घरेलू मामलों से दूर रहो। मैंने कहा, ऐसी कौन सी बुराई और कमी है महक में कि आपने उसका रिश्ता एक बुड्ढे से कर दिया है। वो कहने लगी कि अनाथ लड़कियों के ऐसे ही रिश्ते होते हैं। अरे शुक्र करो कि उस बुड्ढे ने कोई ऐतराज़ नहीं किया, ज़्यादा सवाल जवाब नहीं पूछे, और फिर उस बुड्ढे को दहेज भी नहीं चाहिए। हम भला उसे इतना दहेज कहाँ से दे सकते हैं। मैंने कहा, क्यों, जब आप ही को और सिया को पूरे दहेज के साथ ब्याह कर सकती हैं तो महक को क्यों नहीं। मेरी माँ कहने लगी, तुम्हें क्यों इस लड़की से इतनी हमदर्दी होती है कि तुम अपनी बहन के साथ उसका मिलाप कर रहे हो। अरे तुम्हारी बहनों के माँ बाप जिंदा है, इसलिए उन्हें दहेज दिया है। उनकी शादी धूमधाम से की, लेकिन महक के माँ बाप जिंदा थोड़ी है। मैंने कहा, महक के हिस्से में आई हुई ज़मीन किसके पास है। मेरे सवाल पर मेरी माँ ने मेरी शक्ल देखी। मैंने कहा, ज़रूर पापा के और आपके पास ही होगी। आप वो बेचकर उसका रिश्ता अच्छी जगह भी कर सकते थे। उन पैसों से उसका दहेज भी खरीदा जा सकता है। मेरी माँ कहने लगी कि वो सब बेचकर हमने पैसे अपने पास रख लिए थे। कितने सालों से वो हमारे घर में खा रही है, पी रही है, रह रही है, सुकून की ज़िंदगी गुजार रही है, तो क्या इसमें खर्चा नहीं हो रहा है। ये सुनकर मुझे अपनी माँ की सोच पर अफसोस होने लगा। मैंने कहा, माँ, जो 2 रोटी वो इस घर में इतनी मेहनत के बाद खाती है, वो भी आप उसको उसके बाप की कमाई से खिलाती रही हैं। कितने अफसोस की बात है। मैंने कहा, अगर आपको
महक को दहेज देने की इतनी परेशानी है तो ऐसा करें कि मेरी शादी महक से कर दें, आपको दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। यह सुनना था कि मेरी माँ मुझे डांटने लगी, कहने लगी मैं क्यों तुम्हारी शादी किसी अनाथ लड़की से करने लगी। मैंने कहा अगर आप सीधी तरह से नहीं करेंगी तो फिर मैं ज़बरदस्ती जाकर उससे शादी कर लूँगा, क्योंकि वह भी बालिग है और मैं भी बालिग हूँ। ये बात मैंने अपने पापा से कह दी। मेरे पापा को इस बात पर कोई एतराज़ ना था। भाभीियों ने भी मेरी माँ को राज़ी कर लिया कि अच्छा है, महक सारी ज़िंदगी हमारी नौकरी करेगी। लेकिन वो नहीं जानते थे कि मेरा क्या इरादा है। मेरे पापा ने जब मेरा रिश्ता महक से तय किया तो वो हैरत से मुझे देख रही थी और वो मुझसे बात नहीं करती थी, बल्कि मुझे देखते ही स्टोर रूम में चली जाती थी। 1 महीने बाद मेरे पापा ने मेरी शादी उससे कर दी। इन दिनों मुझे एक और बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। शादी की रात महक बड़ी नर्वस थी, बस ये कहने लगी कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, मैं तो तुमसे 1 साल बड़ी थी। मैंने कहा तो क्या हुआ, हमारी शादी तो हो सकती थी। वो कहने लगी शायद तुमने मुझसे हमदर्दी के नाते ये कदम उठाया है। मैंने कहा क्यों, मैं ऐसा क्यों करूँगा, तुम खूबसूरत हो, सलीकेमंद हो और बहुत अच्छी हो। मैं खुद को खुशनसीब समझता हूँ कि पापा ने मेरी बात रख ली। वो कहने लगी अगर बड़े पापा ना मानते तो तुम क्या करते। मैंने कहा उन्हें और ज़्यादा मनाने की कोशिश करता, और अगर फिर भी ना मानते तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें कोर्ट ले जाता और तुमसे शादी कर लेता। फिर सबको मानना ही पड़ता है। मेरी बात सुनकर पहली बार वो हंसी थी। मैंने पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी। वो कहने लगी क्या सच में तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो। मैंने कहा बहुत मोहब्बत करता हूँ और करता रहूँगा। वो कहने लगी लेकिन मेरी ज़िंदगी तो वैसी की वैसी ही रह जाएगी। जानते हो भाभी क्या कह रही थी, वह कह रही थी कि अब तो महक हमारे घर में ही रहेगी, सारी ज़िंदगी हमारी खिदमतें करेगी और अमन शहर में नौकरी करेगा। मैंने कहा जो कहना है वो उन्हें कहने दो, मैं जो सोच चुका हूँ वो करूँगा। शादी के 1 महीने तक मैंने कुछ नहीं कहा। शादी के बाद महक के बस 2 दिन ही नखरे उठाए गए थे। 1 महीने बाद मैंने अपने पापा से कहा कि शहर में जहाँ मेरी नौकरी लगी है वहाँ से रोज़ रोज़ यहाँ आना मेरे लिए मुश्किल है। मेरी माँ कहने लगी हाँ तो कोई बात नहीं, तुम हफ्ते में 1 बार चक्कर लगा लिया करना। मैंने कहा नहीं माँ, हफ्ते में 1 बार आना भी मुश्किल है, मैं बस महीने में 1 या आधा चक्कर ही लगा सकता हूँ। मेरी माँ कहने लगी चलो ठीक है, जाहिर है तुम्हें नौकरी तो करनी है। मैंने कहा मैं अपने साथ अपनी बीबी को भी लेकर जाना चाहता हूँ। इस बात पर मेरी माँ को क्या पूरे घर वालों को एतराज़ होने लगा, लेकिन मैंने किसी का भी एतराज़ नहीं सुना था। मैं ज़बरदस्ती महक को अपने साथ शहर ले गया। वो बहुत खुश थी। हमारा छोटा सा घर था जिसे महक ने बड़ी सलीके से सजाया था। मुझे कहती कि अमन तुमने मेरी ज़िंदगी को जन्नत बना दिया है, लेकिन सच तो ये था कि जन्नत तो उसने मेरी ज़िंदगी को बना दिया था। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी। मेरे ख्याल में मर्द को अपनी बीवी के लिए ऐसा कदम तो उठा लेना चाहिए, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं होती। दोस्तों इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।